वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे भी। आइए दोस्तों, बाकी 41वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की जो दूसरे भाग की प्रश्न और उत्तर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें कुछ का व्याख्या सहित हम लोगों ने अपना आगे बढ़ाया था, प्रश्न और उत्तर की जानकारी ली थी। आइए दोस्तों, आज हम उससे आगे की प्रश्न और उत्तर की जानकारी लेंगे। अभी दोस्तों, वीडियो के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं 50वें क्वेश्चन से ही। 50वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है, इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। इसका जो उत्तर है वो है सप्तऋषि। इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है दोस्तों, सप्तऋषि तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव तारा देर रात्रि के समय उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित करते हैं। ये जो है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगटीसिकियांग द्वारा और ह्वांग्यो द्वारा। इसका जो सही जवाब है वो है ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई भाग है वो पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा का मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं कि निरपेक्ष क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन तथा सोन ने भी इस मैदान में निर्माण में अपना योगदान किया हुआ है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण की ओर ही है। और आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका जो उत्तर है उसका ऑप्शन है ए हिमालय, बी एडिस, सी रॉकीज और डी अल्पमजर। सही जवाब है बी एल्डिज। और इसकी व्याख्या है कुछ ऐसे, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एडिज जो है, यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेल फीगो नाम से पनामा तथा लगभग 4700 मील में विस्तृत है। यह विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, इसकी जो ऊंचाई है वह 6960 मीटर है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। इसके जो ऑप्शन है वो है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास। और इसकी जो सही जवाब है वो है बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगला जो प्रश्न इसकी जो व्याख्या है दोस्तों ये भी देख लेते हैं साथ में। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के आसपास ज्यादा होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र की जो हवाएं इस क्षेत्र में उतरती हैं, जिससे यहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः मौसम साफ रहने एवं वर्षा के अभाव के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है। इसके जो ऑप्शन है वो है 1/4 है, वो आधा है, 2/3 है और 3/5 है, मतलब 3/5 भाग है। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, 2/3 जो भाग है वो है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के लगभग 70.2% भाग पर जल तथा 29.8% भाग पर स्थल विस्तार है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से आच्छादित है। इसका जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ओजन परत की ऊंचाई है। इसकी जो व्याख्या है दोस्तों वो देख लेते हैं।
ओजोन परत जो है वो 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि ओजोन में O3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। यह एक छतरी की भांति सूर्य तथा पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। इसकी जो ओजोन परत है दोस्तों वो है 10 से 50 किलोमीटर, और इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसकी जो ऑप्शन है वो संदेहपूर्ण है, इसलिए इसको स्टार लगा दिया गया। इसकी सही जवाब है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो है वो है। इसका जो बैक ऑप्शन है, भारत में प्रथम, भारत में द्वितीय, भारत में तृतीय, भारत में चतुर्थ, और इसकी जो व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रश्न काल के समय बिहार जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर था। नवीनतम आंकड़ों 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर यह जो है बिहार भारत में शीर्ष स्थान पर है। बिहार राज्य का घनत्व 1106, जबकि सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है वो जो सबसे बड़ा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। इसका जो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश 17 पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो है कुछ इस प्रकार। पहला जो है 40:60, दूसरा है 20:80, अगला जो है 50-50 और दूसरा है 80-20। इसकी जो सही जवाब है वो है 80-20। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी, वो उसके ऑप्शन है 129.9%, दूसरा जो है 84.25%, तीसरा 254% और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो है भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, परंतु प्रथम विधिवत जनगणना 1881 में हुई, और उसके बाद 10 वर्ष में एक बार सामक्रमिक तथा विधिवत ढंग से जनगणना की जाती है। निम्न वर्षों में जनगणना की दशकीय वृद्धि व औसत दर वृद्धि दर निम्न रही। इसकी जो व्याख्या है वो हम लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया। इसका जो ऑप्शन है वो है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा जो है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1949 को, और तीसरा है जो 15 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसके जो ऑप्शन है ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए उपरोक्त राज्यों के लिए, दूसरा है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, और चौथा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है, भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसकी जो ऑप्शन है वो है जन्म द्वारा, दूसरा देशीयकरण द्वारा, तीसरा जो किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, और चौथा जो भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं नागरिकता मिल सकती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता में संबंध में संविधान के 2 अनुच्छेद 5(11) में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता अधिकार की विधि द्वारा अर्जन एवं निरसन कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिक जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा तथा किसी भी भूभाग के सम्मिलन द्वारा की जा सकती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वो है मौलिक
कर्तव्यों के निर्धारित किया गया। इसकी जो ऑप्शन है वो है 40वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा और 39वें संशोधन द्वारा। इसका जो सही जवाब है वो है 42वें संशोधन के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान के भाग 4 की अनुच्छेद 51 क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिससे अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। इसकी जो ऑप्शन है 10, 15, 12, 20 और इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले दोस्तों। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। इसके जो ऑप्शन है ये है 10, 15, 12 और 20। इसका जो सही जवाब है वो है 12। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करें, दूसरा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करें और अध्यादेश जारी करें। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। इसकी व्याख्या के बारे में कुछ देख लेते हैं। व्याख्या करने से तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड को क्षमा व उसका प्रतिलंबन, विराम का परिहार करने तथा दंडादेश के लिम्बन परिहार के लोकन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्व शांति में अध्यादेश प्रस्तावित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 352 में तहत आपातकाल की घोषणा की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार का कदाचार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वो है इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 76 और इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 352 है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। इसके जो ऑप्शन है वो है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसके जो ऑप्शन है ये है और सही जवाब जो है वो होगा 4 डी, सॉरी इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा, केवल 4 नंबर, मतलब राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है और ये सही जवाब है। इसकी जो व्याख्या लिखी गई दोस्तों इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है सम्मिलित है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। दूसरे जो है ऑप्शन है वो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तीसरा जो है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और चौथा जो है बी और सी दोनों सही हैं और इसके जो सही जवाब है वो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसके जो ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति और केवल लोकसभा के प्रति और इसकी जो सही जवाब है वो केवल राज्यसभा के प्रति हैं। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है और इसकी व्याख्या यही समाप्त होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों
आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके जो ऑप्शन है 73वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा और 71वें संशोधन के द्वारा। इसका जो उत्तर है ये होगा 61वें संशोधन के द्वारा, और ये सही जवाब भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। इसके जो ऑप्शन है वो है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, दूसरा जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, और न्यायिक पुनरावलोकन से, और दल बदल विरोधी कानून से। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रदान करता है। इसके जो ऑप्शन है ए, पहली बार पंचायती राज का, दो पंचायती पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, सी पंचायती चुनाव की विधि में परिवर्तन का, और चौथा जो है पंचायत चुनाव के आदेशात्मक लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। और इसका जो ऑप्शन होगा वो है पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तनों का। सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः। इसके जो ऑप्शन है वो है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, दूसरा जो है अनियमित औद्योगिक के कारण, अगला जो है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, और चौथा जो है उपरोक्त सभी। और इसके जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी इसके कारण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, और तीसरा जो है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, और अगला जो है गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। और इसके सही जवाब है सी, गरीबों की सहायता करना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हम देखते हैं। इसका जो है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन कारण है, दूसरा जो है एक कथन है और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन जो है वो है संबंध ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा थी। और कारण है दोस्तों केंद्रीय कृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। इसके जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या करता है आर, दूसरा जो है ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, और तीसरा जो है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसके जो ऑप्शन है वो है सी, इसके सही जवाब के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं योजना मंत्री, दूसरा जो है प्रधानमंत्री, तीसरा जो है राष्ट्रपति, और चौथा जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर। और इसके जो सही जवाब है वो है प्रधानमंत्री। व्याख्या देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदाध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। इसका मतलब इसको चेंज कर दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? इसके जो ऑप्शन है सरकारी विभाग, परामर्शदाता संस्था, और दूसरा स्वायत्त नियम, और एक है विदेश मंत्रालय। और इसके सही जवाब है परामर्शदात्री संस्था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इसके जो ऑप्शन है सन 1990-95, दूसरा जो 1991 और 96, तीसरा जो 1992-97, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है सन 1992 और 97। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है। इसके जो ऑप्शन है वो है सी, कपास। कपास एक अच्छा फसल होता है। इसकी जो व्याख्या उसमें लिखा है, सूती वस्त्र उद्योग कपास आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1818 में कलकत्ता में समीप गोल्ड फोर्ट क्लस्टर में खोला गया, परंतु यह सफलता भारत में सबसे पहला सफल कारखाना 1854 में
मुंबई के कवासी डाबर द्वारा खोला गया। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। जूट उद्योग सोने का रेशा नाम से मशहूर है। जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1870 में कुल्टी नामक स्थान में पर बनाकर लॉ कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इसका जो अगला प्रश्न दोस्तों वो है जीवन बीमा एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का और अगला जो है सहकारी बैंक का। और इसका जो सही ऑप्शन है वह विश्व बैंक का। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। प्रमुख खाद्य फसल जो है उसके बारे में इसके जो ऑप्शन है गेहूं, चावल, मकई और दलहन, वो है दूसरा जो है चावल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत में कुल कृषक क्षेत्रफल के लगभग 32% धान की ही खेती की जाती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके जो ऑप्शन है वो है मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, तीसरा है बचत दर और संसाधनों का उपयोग। और जो सही जवाब है वो है मुद्रा की मात्रा ए। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आर्थिक विकास का शब्द का प्रयोग किसी भी विकास करती हुई अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक मापों को ध्वस्त व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि उन आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि समृद्धि लाती है। इसके लिए उत्पादन की तकनीकों, सामाजिक विज्ञानों तथा संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास व्यापक संकल्पना है क्योंकि इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से आर्थिक विकास एक निम्न अवस्था है। आर्थिक विकास में प्रयोग आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से कीमत की स्थिरता, बचत दर और साधनों के इष्टतम उपयोग महत्वपूर्ण होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भारत सरकार की आय की सबसे बड़ा स्रोत है। इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा पहले। प्रश्नकाल में भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद कर था। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी है। और इसके जो सही जवाब है वो है बी उत्पाद कर। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय रुपए की विनिमय दर होती है। इसके जो ऑप्शन है वो है संयुक्त राज्य डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है सी चयनित मुद्राओं के संबंध में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है यदि किसी ऐनक की लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी जो सही ऑप्शन है वो है सी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे में जले तो बिजली का खर्च होगा। इसकी जो ऑप्शन है वह 0 से 1 इकाई, दूसरा है 20 इकाई, तीसरा 10 इकाई और चौथा है 100 इकाई। और इसकी जो सही जवाब है वो है 1 इकाई, बी नंबर। इसकी जो सही जवाब भी है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है भारी पानी वह पानी होता है। इसका ऑप्शन है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है। दूसरा जो है जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं। तीसरा जो है जिसमें हाइड्रोजन का स्थानांतरण आइसोटोप लेता है। जिसमें ऑक्सीजन का स्थान इसका आइसोटोप ले लेता है। इसकी जो सही ऑप्शन है वो है सी। अगला प्रश्न है दोस्तों
ठंड के दिनों में लोहे की गुटकों तथा लकड़ी की गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो है ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। दूसरा जो है लकड़ी की गुटका लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा अच्छा चालक होता है। तीसरा जो है लकड़ी की तुलना लोहा उष्मा का खराब संचालक है। और अगला जो है लोहे की गुटका लकड़ी से भारी होती है। इसके जो ऑप्शन है वो है बी, इसके सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है डी, नाइट्रोजन। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। ट्रोपोस्फियर की हवा में 78%, नाइट्रोजन 21%, ऑक्सीजन 0.9%, आर्गन और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इससे अतिरिक्त कुछ अन्य जैसे मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड का भी रहता है। अगला जो प्रश्न दोस्तों, आइए दोस्तों, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो है बृहस्पति। इसका जो सही जवाब है वो होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति होता है। अगला जो प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री रहता है? इसका जो सही जवाब है वो है 37 डिग्री। इसको हम लोग सी में इसका जवाब लगा देंगे। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं? इसके जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही जवाब होगा इसका सी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? ए, मच्छर भगाने की दवा यदि सक्रिय रसायन एलिब्रिन है। इसलिए इसका जो सही जवाब है एलिब्रिन है। एलिब्रिन पर हम लोग इस पर टिक लगा देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, इसकी जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है, न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भिन्न होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कुछ इस प्रकार, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? इसका जो ऑप्शन है वो है 100, 206, 306 और 406। इसका जो सही जवाब है वो 306। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, इसके जो ऑप्शन है वे हैं अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। दूसरा जो है वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। उसका उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और जो है साधारणतः कम चर्बी होती है। और इसकी जो सही जवाब है वो है सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हम देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसके जो ऑप्शन है एक है बेसिक, दूसरा जो है फास्ट, तीसरा जो है सी और चौथा जो है फोर्ट्रन। और इसकी जो सही जवाब है वो है सी, फास्ट। अच्छा दोस्तों, इसके विषय में जान लेते हैं हम लोग व्याख्या टाइप में। जैसे फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रन कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग है जो, इसका जो स्पेलिंग है ऑप्शन है दोस्तों, स्पेलिंग बोल रहे थे वो है क्षय रोग, अंशोध कैंसर और
एट्स। इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, एट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, विश्व में सॉरी बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, इसका जो ऑप्शन है वो है लोहरदगा। लेकिन दोस्तों अभी का जो बिहार का सबसे कम वो वाला जिला जो है वो है अरवल। कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है अरवल। अरवल जिला जो है सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी, डी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है शेर शाह। शेर शाह ने इसको बनवाया था। शेर शाह ने इसको बनवाया था। हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। व्याख्या जो है कुछ इस प्रकार है। शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। इनमें 1472 में होशियारपुर में जन्म हुआ और इसके पिता इसका हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे और 1539 ईस्वी में चौसा एवं 1540 में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खां 1540 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। अपने राज अभिषेक के समय शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और इसे बिहार की राजधानी बनाया। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, झारखंड कैसल ओवर डेब्स के लेखक कौन है? आइए दोस्तों इसके जो सही जवाब है वो है, पहला जो है शिबू सोरेन, दूसरा है शैलेंद्र महतो और अगला जो है विक्टर दास। अगला प्रश्न है, अगला जो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, विक्टर दास। और इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक विक्टर दास इस मुगल की विषय वस्तु एक अलग राज्य के लिए झारखंड क्षेत्र राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक आंदोलन का अध्ययन किया। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो अभी समाप्त करने का समय हो गया है। बिहार बीपीएससी 41वीं इस जनरल स्टडीज प्रीलिम्स परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसमें हम लोग अभी समाप्त करते हैं। इसी एपिसोड टाइप में अगले वीडियो बनाएंगे हम लोग और इसको हम लोग पोस्ट करेंगे। और हम आपसे गुजारिश करते हैं दोस्तों, अगर आपका पोस्ट हमारा पोस्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, सॉरी दोस्तों, तो ज़रा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो गलती हो उसके लिए क्षमा भी करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि गलती जो है वो इंसानों से ही होती है। इसलिए हम आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं दोस्तों, ताकि आप हमें क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।